हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परीक्षापुरम में। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं दोस्तों, हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने प्राचीन कालीन क्षेत्रीय राजवंशों को पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है मध्य युगीन क्षेत्रीय राजवंशों को, जिसमें से हम लोग पहला राजवंश कंवर्धा के फणी नागवंश को देखने वाले हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोग को मेनली 3 क्षेत्रीय राजवंश पढ़ना होता है, जिसमें कंवर्धा का फणी नागवंश, बस्तर का छिंदक नागवंश और बस्तर के काकतीय वंश को पढ़ना होता है। और एक अलग से पढ़ना होता है जो कि सबसे प्रमुख छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश को पढ़ना होता है। आज का वीडियो कंवर्धा के फणी नाग वंश के ऊपर है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, आज इस तरह का वीडियो बनाने का मतलब यह है दोस्तों, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और वीडियो बना भी लिया था, लेकिन कुछ कारणों से वीडियो डिलीट हो गया, मुझे पता नहीं चला और रिसाइकल बिन से भी वीडियो डिलीट हो चुका है। मैंने कोशिश किया रिकवरी करने का, लेकिन वीडियो रिकवरी नहीं हो पाया, इसलिए मुझे फ़ोटो खींचकर इस प्रकार समझाने का प्रयास करना पड़ रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन में, कंवर्धा के फणी नागवंश समय अवधि की बात की जाए तो 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी इनका समय अवधि रहा। क्षेत्र की बात की जाए तो मुनली कंवर्धा क्षेत्र में, पंडरिया और खैरागढ़ में इनका क्षेत्र रहा। राजधानी की बात की जाए तो कंवर्धा इनकी राजधानी रही। उसके बाद संस्थापक देखा जाए तो संस्थापक राजा अहिराज थे। कौन थे संस्थापक राजा? अहिराज। अंतिम राजा की बात किया जाए तो अंतिम राज मोनिंगदेव ने किया। अब इनके बाकी राजवंशों की तरह वंशावली को याद नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि इनके वंशावली की एकदम सटीक जानकारी कहीं से भी नहीं मिल पाती, और मिल भी पाती है तो हमारे परीक्षा के दृष्टि से वह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है हम लोग केवल उसी चीज़ को देखेंगे दोस्तों। क्योंकि आप लोग यदि पढ़ना चाहो तो इसी टॉपिक में आपको आधा घंटा का वीडियो, 1 घंटा का वीडियो, 1.5 घंटा का वीडियो और 2 घंटों का भी वीडियो मिल सकता है। इवन पार्ट में बनाया हुआ भी बहुत डिटेल में वीडियो मिल सकता है यूट्यूब में। लेकिन हमें किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बनना है दोस्तों, एकदम अपने को पीएचडी नहीं करना है, अपने को एक एग्ज़ाम निकालना है। जितना हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसका प्रमाण आप पीवाईक्यू से ही देख लीजिए कि कितना पूछा जाता है। आप 10 साल का पुराने वीडियो निकाल कर देख लीजिए कि कितना क्वेश्चन कहाँ से बनता है, उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और मैं भी उसी को बेस मानते हुए तैयारी करवा रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप एकदम ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिटेल वाली वीडियो भी आपको फ्री में यूट्यूब में मिल जाएगी, है ना। अब इसके छठवें राजा को हम लोग को मेनली देखना है। छठवां राजा था, यहाँ पर स्क्रीन में लिखा है गोपाल देव। गोपाल देव छठवें राजा थे और गोपाल देव ही सबसे प्रतापी राजा माने जाते थे। गोपाल देव के बारे में बात किया जाए तो छपरी मूर्ति लेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती है और मंडवा महल शिलालेख से भी इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इनके शासनकाल में कलचुरी नरेश पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा आक्रमण हुआ था। जब इनके शासन में कलचुरी नरेश पृथ्वीराज प्रथम ने आक्रमण किया था, तो इन लोग क्या किए थे, कलचुरी वंश की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। अधीनता स्वीकार करने की बात जब भी मैं करता हूँ दोस्तों, तो आप लोग समझिएगा कि अधीनता स्वीकार करते हैं मतलब उनका शासन क्षेत्र जो है छीनते नहीं थे। बस अधीनता स्वीकार करके जो भी उन लोग कर लगाते थे, टैक्स लगाते, राजस्व लगाते थे, या युद्ध जीतने के बाद जो भी उन लोगों से पैसा लिया जाता था वो उन लोग ले जाते थे, लेकिन उनको साम्राज्य को अपने शासन में नहीं शामिल। जैसे कि कलचुरी राजवंश आक्रमण करके जीता होगा, तो ये नहीं कि उनके पूरे साम्राज्य में अपना शासन स्थापित कर, शासन इन्हीं लोग का रहा होगा, गोपाल देव लोग का, लेकिन अधीनता कलचुरी वंश की स्वीकारना पड़ा उन लोग को। और गोपाल देव के ही काल में महत्वपूर्ण भोरम देव मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, का निर्माण हुआ। निर्माण गोपाल देव ने करवाया था। किसका? भोरम देव मंदिर का। सहयोगी कौन थे? लक्ष्मण देव राय इनके सहयोगी थे। और स्थिति की बात की जाए तो इस छपरी गांव के निकट चौरा गांव में इनका वास्तविक स्थान है। वास्तविक स्थिति की बात की जाए तो चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर बना हुआ है। शैली की बात की जाए तो नागर शैली में भोरम देव मंदिर बना हुआ है। और खजुराहो, है ना,
खजुराहो छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों खजुराहो के नाम से जाने जाने का कारण यह है कि एमपी के चंदेल वंश की शैली का प्रभाव इसमें खजुराहो भोरमदेव मंदिर में मिलता है। और खजुराहो में जिस प्रकार से कामुक मूर्तियाँ का नक्काशी किया गया है मंदिर के दीवारों पर, उसी प्रकार भोरमदेव के मंदिर में भी इन प्रकार की आपको कलाकृति देखने को मिल जाती है। इसलिए एमपी के चंदेल राजाओं के वंश से प्रभावित शैली है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। एक्चुअल में खजुराहो जो है एमपी में स्थित है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता ही होगा। अब अगले राजा की ओर चलते हैं, जो कि सातवें राजा थे रामचंद्र देव। इसको रामचंद्र देव राय के नाम से भी जाना जाता है। तो रामचंद्र देव मंडवा महल अभिलेख से इनका जानकारी प्राप्त होता है। ये क्या किया था दोस्तों कि 1344 में कलचुरी वंश के राजकुमारी अंबिका देवी से इनका विवाह हुआ था। रामचंद्र देव का विवाह किससे हुआ था? 1344 में कलचुरी वंश के राजकुमारी अंबिका देवी से हुआ था। कहाँ पर? जहाँ पर इन लोग ने मंडवा महल में ही, मतलब इन लोगों ने विवाह किया था, तो वहीं पर शिव मंदिर का भी निर्माण करवाए। मंडवा महल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो मंडवा महल भी कहा जाता है दोस्तों, मंडवा महल भी कहा जाता है ना। तो मंडवा महल और छेरका महल दोनों का निर्माण 1949 में छपरी ग्राम में हुआ है ना। जब भोरमदेव जाओगे तो देखे होगे आप लोग दोस्तों, भोरमदेव मंदिर से थोड़े थोड़े दूर पर मंडवा महल और छेरका महल जो है बना हुआ है। अब इसको मंडवा महल को दूल्हादेव मंदिर भी कहा जाता है। मड़वा दूल्हा छत्तीसगढ़िया लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, विवाह है ना। तो ये सब रामचंद्र देव के काल में हुआ। उसके बाद अंतिम राजा मोनिंग देव हुए और मोनिंग देव जब शासन में आए तो कलचुरियों ने पुनः आक्रमण किया, और इस बार जब आक्रमण किया तो अपने अधीन कर लिया। पहले क्या था, अधीनता स्वीकार बस किए थे। अब क्या हुआ, कलचुरी लोग अपने शासनाधीन कर, मतलब अपन लोग शासन करने लग गए वहाँ पे। कौन लोग? कलचुरी वंशीय लोग, है ना। तो यहाँ तक मोनिंग देव तक इनका शासन समाप्त हुआ, फणी नाग वंशों का, और मोनिंग देव जो है अंतिम राजा हुए। अब इससे संबंधित दोस्तों, क्योंकि फणी नागवंशी राजाओं से संबंधित क्षेत्र पचराही रहा है, कवर्धा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, बोटका गांव में पचराही के बोटका गांव में क्या हुआ, तांबा का सिक्का मिला था। फणी नागवंशी राजा तक्कड़ देव और ईशान देव से संबंधित, है ना। तांबा का सिक्का मिला, फणी नागवंशी राजा तक्कड़ देव और ईशान देव से संबंधित सिक्के मिले हैं। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि यह जगह जो है वो फणी नागवंशी राजाओं से संबंधित है, इसलिए फणी नागवंश के क्षेत्रीय राजवंशों में इसका अध्ययन करना जरूरी है और इनसे क्वेश्चन बनता भी है। और इसके अलावा जब खुदाई तो बाद में हुआ, 2007 में इनका खुदाई हुआ, तो कंकालीन मंदिर और चामुंडा मंदिर भी मिला है। कहाँ से? पचराही से ही मिला है, कंकालीन मंदिर और चामुंडा मंदिर। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जीवाश्म भी मिला है। 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं दोस्तों। कहाँ पर? पचराही में ही मिले हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों, जो कि था कवर्धा के फणी नागवंशी राजाओं के ऊपर। तो वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए कि इस तरह की कोई सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग फटाफट एग्ज़ाम के दिनों में, या पहले आप लोगों ने कभी पढ़ रखा है तो इसको वीडियो के लगाकर आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं अगले क्षेत्रीय राजवंश के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।